हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आइए एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैथ। ठीक है, तो आज हम मैथ में आपको पढ़ाएंगे दो चर वाले समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण आज हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उसके थ्योरी के बारे में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है और दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की कितनी विधियाँ होती है और इसमें जितने भी थ्योरी है आज हम क्लियर कर देंगे आज के वीडियो में। ठीक है दोस्तों, और हमारा सिलेबस एनसीईआरटी रहेगा। अभी हम बहुपद ख़त्म किए हैं, जस्ट पहले बहुपद ख़त्म किए हैं, उसके बाद हम दो चर वाले रैखिक समीकरण चालू किए हैं और हमारा सिलेबस एनसीईआरटी रहेगा, एनसीईआरटी से हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन चलिए आइए हम पहले थ्योरी जान लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है और दो चर वाले रैखिक समीकरण को बनाने की कितनी विधियाँ होती है। तो आइए दोस्तों, चलिए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। चलिए आइए जानते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये तीसरा चैप्टर है आपका बहुपद 10th क्लास 10th का तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है और इस चैप्टर में हम जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चर क्या होता है, अचर, ये दोनों जान लेते हैं। चर देखिए दोस्तों, जितने भी पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, चर अचर कि जितने भी अज्ञात पद होता है जिसका मान हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं उसे हम चर कहते हैं। जितने भी अज्ञात पद होता है जिसका मान हम नहीं निकाल सकते उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अचर जो ज्ञात पद होता है, जैसे गिनती की संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, प्रकृत संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, ये सब क्या होता है, अचर होता है। और चर कौन सी संख्या होती है जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो जाएगा, b हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। और अचर 1 2 3 4 ये जितने भी संख्या आएगा -1 -2 सब सारा अचर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, चर और अचर आप समझ गए। मैं ऐसा करता हूँ चर अचर आपको समझ में आया होगा। चलिए पहले हम जान लेते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। आप लोग ये पिछले क्लास में पढ़े होंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसमें केवल एक चर हो, जिसमें केवल एक चर होता है वहीं एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। इसका व्यापक रूप होता है, बहुपद में मैं आपको बताए थे कि x + b, इसमें केवल ओनली एक चर होता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं एक दो, जैसे मान लीजिए 2x + 5 हो गया, 3x + 6 हो गया, सब क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। या ऐसे हम लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, केवल 2x लिख सकते हैं। सारा उदाहरण ये एक चर जिसमें एक चर हो, एक वेरिएबल हो। देखिए ये भी हो जाएगा, जैसे 2x + 3x + 5, इसको भी हम एक चर वाले ही रैखिक समीकरण बोलेंगे, क्योंकि इसमें भी तो एक ही वेरिएबल है। देखिए 2x और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x, यानी एक जाति का हो, तो हम उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत रखेंगे। और दो चर में क्या होगा, तो इसमें अलग अलग दो चर आएगा, दो जाति का अलग अलग चर आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एगो x हो गया तो एक y आ जाएगा। एक्स वाई उदाहरण में हम ले कुछ भी ले सकते हैं, एक ए आएगा तो दूसरा बी भी हो सकता है, या एक एक्स होगा तो दूसरा ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। दो वेरिएबल अलग अलग रहना चाहिए, दोनों एक्स नहीं होना चाहिए, दोनों वाई नहीं होना चाहिए, एक एक्स है तो एक दूसरा होना चाहिए। इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण हम कहते हैं, जिसमें दो चर हो। ठीक है, समीकरण तो आपको पता होगा समीकरण किसे कहते हैं, आप पीछे क्लास में पढ़े होंगे, जिसमें चार अचर के गुणनफल योगफल समता के साथ बराबर के साथ लिखा जाता है, समीकरण होता है। चलिए आप समझ गए, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि एक चर वाले और दो चर वाले। ठीक है, तो चलिए आइए हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियाँ होती है। और देखिए इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसका हम एक एग्जाम्पल आपको दे देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2x + 5x = 4, जिससे एक हो गया ना, तो ये में दोनों x से लिखे हैं तो ये एक चर वाला हो जाएगा। और x के एक जब हम y कर दिए तो देखिए 2x + 5y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, यानी क्या हो जाएगा, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो इस तरह हम इसमें दो समीकरण आपको दिया जाएगा, एक क्वेश्चन में दो समीकरण रहेगा और दोनों समीकरणों को सॉल्व करके वहाँ से आपका x और y का मान ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर में हम यही सीखने वाले, यही हमारा मेन टॉपिक है कि इसमें दो समीकरण आपको दिया जाएगा और दोनों समीकरण में से दोनों समीकरणों को सॉल्व करके और उसमें से x और y दोनों चर का मान ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, दो चर वाले समीकरणों को हल करने के लिए 5 विधि होता है, 5 विधि से हम इसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 5 विधि, अभी हम चैप्टर नहीं चालू किए हैं, चैप्टर पहले हम थ्योरी समझेंगे और थ्योरी समझने के बाद हम चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम थ्योरी में ये जानते हैं कि दो चर वाले समीकरणों को सॉल्व करने के लिए कितनी विधियाँ, 5 विधियाँ होती है। ठीक है, तो इसमें से पहला विधि है तुलनात्मक प्रतिस्थापन होता है, लुप्तीकरण होता
होता है और अनुपात निर्णय विधि होता है, भर्जगुणन विधि होता है। तो चलिए आइए हम एक एक विधि को एक्सप्लेन करते हैं, एक एक विधि को विस्तार पूर्वक समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों, चलिए हम तुलनात्मक विधि को जानते हैं। तुलनात्मक विधि का इंग्लिश में हम बाई कंपैरिजन इसे बोलते हैं, मतलब कंपेयर करना। तुलनात्मक विधि होता है क्या, तुलना करना यानी कंपेयर करना। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में पहला, तो आइए दोस्तों इसे समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ले लेते हैं एग्जांपल 2x + 3y = 19 और 2x + 4y = 36। चलिए दो समीकरण हम ले लिए हैं, ठीक है। और दोनों समीकरण को बनाने के लिए तुलनात्मक विधि से कैसे बनाएंगे ये हम सीखते हैं। तो देखिए दोनों समीकरण पहले मैं मुंह से बता देता हूँ, उसके बाद हम बोर्ड पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को ले लेंगे और समीकरण 1 से कोई एक चर का मान निकालेंगे, या तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे, कोई एक चर का मान आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद पुनः इसे हम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 माने हैं तो उसे हम इक्वेशन नंबर 13 कर देंगे और पुनः समीकरण 2 को लेकर जिस चर का मान समीकरण 1 में निकाले हैं उसी चर का मान हम समीकरण 2 में भी निकाल देंगे और दोनों मान को कंपेयर कर देंगे, आपस में तुलना कर देंगे। जैसे एक चर का मान निकल जाएगा, आप पुनः उस एक चर के मान को 3 या 4 समीकरण में रखेंगे तो दूसरा चर का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं इसे कैसे ये होता है। देखिए दोस्तों, इसका मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे तो लिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 हो गया हमारा 2x + 3y = 19 और इसमें से कोई एक चर का मान ज्ञात करना है। इसमें से आपको कोई एक चर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। कोई भी चर का मान आप यहाँ पर आप स्वतंत्र है, कोई भी चर का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं। चलिए x का मान निकालते हैं। तो 3y इधर प्लस में है ना, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2x = 19। इधर ये देखिए प्लस में, इधर जाएगा तो -3y हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और यह 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी x = 19 - 3y बटा में 2। इसे हम एक चर का मान निकाल रहे हैं, इसे इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब पुनः समीकरण 2 लेंगे, एक समीकरण हो गया ना, पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 हमारा है 2x + 4y = 36, 2x + 4y = 36। और देखिए यहाँ पर आप स्वतंत्र नहीं है, पहले समीकरण में आप स्वतंत्र थे कि कौन सा हमें लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप स्वतंत्र नहीं है, यहाँ पर जो आप पहले समीकरण में निकाले हैं वहीं दूसरे समीकरण में भी उसी चर का मान दूसरे समीकरण में भी निकालना है आपको, तभी ना कंपेयर होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप स्वतंत्र नहीं है, जो चर का मान आप पहले समीकरण में निकाले हैं उसी चर का मान आप दूसरे समीकरण में भी निकालेंगे, ठीक है। तो आइए हम पहले समीकरण में x का मान निकाले हैं तो हम दूसरे समीकरण में भी x का मान ही निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x = 36, इधर प्लस 4y है ना, इधर जाएगा तो -4y, 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, यानी x = 36 - 4y/2। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ तक आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए समीकरण 3 में x का मान है 19 - 3y बटा में 2, ठीक है। और समीकरण 4 में भी x का मान है 36 - 4y बटा में 2। दोनों समीकरण में x का मान बराबर है, दोनों समीकरण में x का मान दिया गया ना। देखिए x का मान ये भी है और x का मान ये भी है, दोनों समीकरण में x का मान आ रहा है तो दोनों समीकरण का आपस में कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे, ठीक है। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करने पर, ठीक है, कंपेयर कर देते हैं। तीसरा समीकरण में भी x का मान है और चौथा समीकरण में भी x का मान है, दोनों मान को आपस में कंपेयर कर देते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा 19 - 3y बटा में 2 और 36 - 4y बटा में 2, दोनों मान का कंपेयर कर दिया हम आपस में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम तिरछा तिरछी गुणा क्रॉस मल्टी करेंगे, ठीक है, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे जिससे हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हम तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं तो 2 का गुणा होगा 19 - 3y से और इस 2 का गुणा होगा 36 - 4y से। यहाँ पर देखिए साइड में मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा 19 - 3y से, यानी 2 ×
19 माइनस 3y बराबर 2 का गुणा होगा 36 माइनस 4y से, 2 इंटू 36 माइनस 4y। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, जहाँ से एक चर का मान हमें मिल जाएगा। चलिए आइए कैलकुलेशन करते हैं। तो हो जाएगा 19 2 38 हो जाएगा, और 6y बराबर 72 माइनस 8y हो जाएगा ना। y को एक तरफ करते हैं, इधर ये दोनों प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 38 माइनस 72, 38 माइनस 72 बराबर माइनस 8y और माइनस 6y हो जाएगा, प्लस 6y होगा, प्लस 6y हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस में है ना, और उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए यहाँ पर घटा देते हैं, 4 हो जाएगा, 34 बचेगा। ठीक है, माइनस 34, चूँकि बड़ा वाला का बड़ा में से छोटा घटाकर बड़ा का चिन्ह देते हैं, तो बड़ा वाला यहाँ पर 72 यानी 72 है, 72 में से 38 घटाएंगे तो माइनस 34 बचेगा, और इधर हम घटाएंगे तो माइनस 2y बचेगा। ठीक है, माइनस दोनों ओर से कट जाएगा, और 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 34/2 बराबर y, 17 दूनी 34, यानी y बराबर हो जाएगा 70। देखिए एक चर का मान हम ज्ञात कर लिए, y का मान हमें मिल गया ना, इसमें से एक चर का मान हो गया। अब पुनः क्या करेंगे कि y के मान को पुनः समीकरण 3 या 4 में किसी में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, एंड 4 में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 और 4 में रखने से आपका जल्दी बन जाएगा, तो इसलिए आप प्रयास कीजिएगा कि 3 और 4 में ही रखें। और इस तरह तो आप किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन 3 4 में रखने से आपका सॉल्यूशन जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 हमारा है x बराबर 19 माइनस 3y बटा में 2, समीकरण 3 है। चलिए यहाँ पर y का मान क्या है, 17 है। चलिए y का मान हम यहाँ पर रख देते हैं 17, 19 माइनस 3 इंटू 17/2, तो हो जाएगा 19 माइनस 51 यानी 51/2। चलिए घटा देते हैं, तो बड़ा है 51 51, तो 51 में से 19 को घटाते हैं तो हो जाएगा 2 और 3 32/2, यानी कि यहाँ पर माइनस 32 होगा, क्योंकि 51 यहाँ पर बड़ा है ना, तो बड़ा का चिन्ह हो जाएगा माइनस, तो 2 से 16 दूनी 32, यानी कि माइनस 16। x का मान हो जाएगा आपका माइनस 16। और अंततः क्या, इस तरह हम बनाएंगे, अंततः क्या करना है कि आप नीचे लिखेंगे, इसलिए x बराबर, ध्यान दीजिएगा ये लिखना बहुत ही आवश्यक है, x बराबर -16 और y बराबर 70। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो देखिए इसमें एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें करना क्या है। तो दोनों तुलनात्मक विधि में दोनों समीकरण में एक समीकरण को पहले लेना है, उससे किसी एक चर का मान निकाल लेना है। पहले समीकरण में आप स्वतंत्र है, किसी भी चर का मान निकाल सकते हैं। x का हम यहाँ पर x का मान निकाले हैं, आप y का मान भी निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा समीकरण लेना है, दूसरा समीकरण में आप स्वतंत्र नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वहाँ पर क्या करना है आपको कि जो पहले समीकरण में चर का मान निकाले हैं उसी चर का मान दूसरा समीकरण में भी निकालेंगे, और दोनों चर के मान को आपस में तुलना कर देंगे। और जब ही दोनों चर के मान को आपस में तुलना करेंगे तो एक चर का मान निकल जाएगा, और उस चर के मान को पुनः 3 या 4 में रखकर दूसरा चर का मान ज्ञात कर लेंगे। ये होता है तुलनात्मक विधि। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये तुलनात्मक विधि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस पर मैं क्वेश्चन बुक में चलेंगे, हम जब पर्सनली बताऊँगा, चैप्टर बताऊँगा, तो उसमें मैं आपको इस पर बहुत क्वेश्चन बनवाऊँगा। ये भी इस पर क्वेश्चन, इस पर भी पाँचों विधि पर क्वेश्चन बनाऊँगा। लेकिन अभी हम समझा रहे थे ये थ्योरी के माध्यम से कि आप समझ जाइए। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा हो गया तुलनात्मक विधि। और एक विधि, हम 2 विधि देख लेते हैं इस क्लास में, इस वीडियो में हम 2 विधि देख लेते हैं, और फिर अगले क्लास में हम 3 विधि और जो छोटा मोटा जो भी बचा है वो बता दूंगा। यानी 2 क्लास हम लोग का थ्योरी चलेगा, और उसके बाद का जितना भी क्लास आएगा वह क्लास में हम आगे का प्रश्नावली देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए हम दूसरा विधि समझते हैं। तो आइए दोस्तों, चलिए हम दूसरा विधि देखते हैं। दूसरा विधि हमारा है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा विधि क्या है दोस्तों,
प्रतिस्थापन विधि, बाई सब्स्टिट्यूशन इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो चलिए आइए हम इस विधि को जानते हैं कि यह विधि क्या होता है। तो देखिए यह इस विधि से भी हम हल कर सकते हैं। इन टोटल 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 5 विधियाँ होती है। अब 5 विधि से कोई भी विधि से हम बनाएंगे किसी भी समीकरण को तो सबका आंसर एक ही आएगा। आंसर पर कोई अंतर इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, सबका आंसर एक ही आएगा। आप कोई भी विधि इस्तेमाल करें सबका आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो आइए हम दूसरा विधि समझते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में इसे भी हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझाएंगे। इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2x + 3y = 19 और 3x + 4y = 26। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एक एग्जाम्पल ले लिए। और देखिए इसमें क्या करना था कि सबके नाम में ही आपका बताया कि कैसे निकालना। प्रतिस्थापन मतलब का प्रतिस्थापित करना, यानी एक का मान दूसरे में प्रतिस्थापित करना। इस तरह हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस विधि में भी किसी एक समीकरण, दोनों में से किसी एक, कोई भी एक ले लेना है। ध्यान दीजिएगा उसमें दोनों समीकरण लेकर चलना था तुलनात्मक में, इसमें दोनों नहीं लेकर चलना है, दोनों में से किसी एक को ले लेना है, ठीक है। दोनों में से किसी एक समीकरण को आप ले लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं समीकरण 1 से, जो भी आपको अच्छा लगे दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए। ये जरूरी नहीं कि एक ही हम लिए हैं तो एक ही होगा, नहीं, 2 भी आप ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे दोनों ले सकते हैं, ठीक है। चलिए समीकरण 1 हम ले लिए हैं। समीकरण 1 हमारा है 2x + 3y = 19। और इस समीकरण से आप जैसे कि उसमें हम बताए थे कि कोई भी एक चर का मान निकाल लेना है, तो सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पर भी कोई भी एक चर का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर x का मान भी निकाल सकते हैं आप, y का मान भी निकाल सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक चर का मान आपको यहाँ पर निकालना है। चलिए यहाँ पर भी हम x का ही मान निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 2x = 19 - 3y, और यहाँ पर 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, यानी कि x = 19 - 3y / 2 हो गया हमारा। इसे इक्वेशन नंबर 3 यानी इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, तुलनात्मक में क्या करते थे कि अब पुनः दूसरा समीकरण लेकर पुनः x का मान निकालकर दोनों मान का तुलना कर देते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी आपका x का मान आया है, इस x के मान के विपरीत वाले समीकरण में स्थापित कर देना है। समझ में आ रहा है? देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ। यानी हम समीकरण 1 लिए हैं ना, यहाँ पर समीकरण 1 लिए हैं, तो समीकरण 1 से जो भी चर का मान निकाले हैं, इस चर के मान को उसके विपरीत वाले यानी कि दूसरा समीकरण में रख देना है। समझ में आ रहा है? यदि आप समीकरण 2 लिए हैं तो 2 से जो भी चर का मान निकल रहा हो तो उस चर के मान को समीकरण 1 में रखना है। यानी हमारा कहने का अर्थ यह हुआ कि आप यदि 1 से मान निकालते हैं, समीकरण 1 लेते हैं तो उसके मान को समीकरण 2 में रखना है। यदि आप समीकरण 2 लेते हैं तो उसके मान को समीकरण नंबर 1 में रखना है। समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ पर आइए हम इसके मान को, x के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, चलिए समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 हमारा है 3x + 4y = 26। ठीक है, x का मान कितना है 19 - 3y / 2। चलिए यहाँ पर x का मान रख देते हैं 3 × 19 - 3y / 2 + 4y = आ रहा है समझ में? यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से अंदर गुणा कर देते हैं और उसके बाद पुनः बाटा पके भाग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से अंदर गुणा करते हैं तो हो जाएगा 57 57 - 9y / 2 और प्लस 4y के 4y / 1 कर लिख सकते हैं बराबर 26। समझ में आ रहा है दोस्तों? यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुनः बटा पे के जोड़ कर देते हैं। एलसीएम हो जाएगा 2 57 - 9y प्लस 2 × 2 यानी 2 × 2 2 × 4 8y = 26 हो जाएगा। इधर ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में। आइए बगल में यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं 57 और यहाँ पर देखिए -9y यहाँ पर माइनस में है, 8y प्लस में है, तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। तो 9y में से 8y घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा -y बराबर 26 गुणे, इधर भाग में है 2, इधर भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में 26 × 2। आ रहा है दोस्तों समझ में? चलिए यहाँ पर ऐसा करते हैं हम कि 57 - y बराबर 26 दूनी
52 हो जाएगा आपका, ठीक है। और 57 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि माइनस वाई बराबर 52 माइनस 57, ठीक है। यानी माइनस वाई बराबर, इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई का मान हो गया 5। इस तरह हम वाई का मान निकालिए, यानी प्रतिस्थापित। यहाँ पर किए क्या है कि जो भी x का मान आया है, इस x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित किए हैं, इसीलिए इस विधि को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो आइए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि y का मान हमारा तो हो गया, और y के मान को पुनः समीकरण, आप यहाँ पर भी स्वतंत्र है, कोई भी समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, तीनों में से किसी में भी आप y के मान को रख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों में से कोई में नहीं रखेंगे, 3 में रखेंगे, क्योंकि 3 में रखने से आपका मान जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम 3 का इस्तेमाल करेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान कहाँ रख दिए, समीकरण 3 में रख दिए। चलिए समीकरण 3 हमारा है x बराबर 19 माइनस 3y/2, और y का मान कितना है हमारा, 5 है ना। तो चलिए y का मान यहाँ पर 5 रखते हैं, 19 माइनस 3 इंटू x बराबर 19 माइनस 3 इंटू y का मान हो जाएगा 5/2, और कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 19, यहाँ पर 5 3 जा 15 यानी 15 हो जाएगा /2, तो हो जाएगा हमारा 19 में से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 4/2, यानी कि 2 दूनी के 4, x का मान हो जाएगा 2। आया समझ में दोस्तों। इस तरह हम कैलकुलेशन करेंगे। आपको फिर से एक बार बता दें कि तुलनात्मक विधि में हम क्या किए हैं। तुलनात्मक विधि में पहला समीकरण से कोई एक चर का मान निकालना है, और उस चर के मान को, पहला समीकरण से एक चर का मान निकाल लिए हैं, और दूसरा समीकरण से भी उसी चर का मान निकालकर तुलना कर देना है। प्रतिस्थापन विधि में पहला समीकरण या कोई भी समीकरण लेकर एक चर का मान निकालकर और उसे दूसरा समीकरण में रख देना है, या दूसरा समीकरण ले जाकर पेस्ट कर देना है, और वहाँ से आपका एक चर का मान निकल जाएगा, और उसी एक चर के मान को पुनः से कोई भी समीकरण में रखकर दूसरा चर का मान निकाल लेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पर भी लिख देते हैं। इसलिए x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर 5, यहाँ फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको आंसर लिखना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि 2 विधि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी मेरे भी जो स्टूडेंट है जो क्लास में पढ़ चुके हैं ये, वो अभी एक बार अवश्य इसे देख ले और अच्छे से इसका रिविजन कर ले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में मैं यहाँ तक ही रहने देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसके आगे का 2 विधि, जिसमें लुप्तीकरण यानी विलोपन विधि है और वर्गगुणन विधि है, ठीक है। तो उसमें हम तीनों विधि और छोटा मोटा, यानी कि उस वीडियो में हम लगभग पूरा थ्योरी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो 3rd वीडियो आएगा तो उसमें हम चैप्टर देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो में यहीं तक रहने देता हूं। यदि आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अवश्य कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसको सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करूंगा, ठीक है दोस्तों।